आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित सारे पॉइंट्स पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, चुनाव की पद्धति, कैसे चुनाव होता है, उनके विवाद चुनाव में होता है तो निपटारा कैसे होता है ना, शपथ कौन दिलाता है, शर्तें क्या है, पदावधि क्या है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। इतना ही नहीं, विशेषाधिकार क्या क्या उनको है, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, सब कुछ और सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सब पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक ना, एक भी पॉइंट जो है वह मिस नहीं करना है दोस्तों। तो मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस, जी हाँ, बिहार पुलिस सीरीज का इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति से भी सवाल आए थे, तो राष्ट्रपति करना बहुत ज़रूरी था। अदर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति से सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है। अगर आपसे कभी पूछे परीक्षा में कि राष्ट्रपति जो है वह संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे यह संविधान के भाग 5 में है। कितने में? भाग 5 में। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। अब हम लोग चलते हैं कि भैया राष्ट्रपति क्या क्या इनके फंक्शन हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति, सब कुछ डिटेल में। पहला जानते हैं, सबसे पहले तो यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। ओके, अब हम लोग देखिए, अनुच्छेद हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले कुछ काम जो है वह निपटा ले, कैसे चुनाव, फला फला जो भी है सब कुछ, ठीक ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति भाई बनने के लिए जरूरी है, कैसे चुनाव होगा जानना चाहिए ना। तो एग्जाम में देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अच्छा, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए तभी शुरू करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं, संसद के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी संसद के सभी सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक, और ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी संसद के और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इनका निर्वाचक मंडल जो होता है दोस्तों वह लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, और प्लस विधानसभा, ध्यान देना है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन देके आपको फंसाएगा, ऑप्शन दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी सदस्य, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। अब बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ध्यान से समझना है, यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। सभी सदस्य, आप लोग को तो ये लग रहा होगा तो सब तो निर्वाचित ही होते हैं, लेकिन नहीं, निर्वाचित नहीं होते हैं। कुछ लोग मनोनीत होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग मनोनीत होते हैं। लोकसभा में अब तक 2 लोग मनोनीत हो रहे थे, है कि नहीं, अब बंद कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत हो रहे हैं और आगे भी होंगे। वैसे ही विधानसभा में भी 1 व्यक्ति मनोनीत होते हैं कि नहीं। तो मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोनीत सदस्य जो होंगे वह भाग नहीं लेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो चुनाव पद्धति है, इनकी जो चुनाव पद्धति है यह कैसे। तो भैया इनका चुनाव पद्धति जो होता है, देखिए समझना भी थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक ना। एकल संक्रमणीय
अनुपातिक गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है। और इनके चुनाव में वो नहीं होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट लाए वो जीत जाता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा वोट लाने वाला नहीं जीतता है इनके चुनाव में। तो आप कहेंगे तो ये तो कैसे पढ़ा रहे हैं आप, ज्यादा वोट लाने वाला ही तो जीतेगा, लेकिन नहीं। इसमें देखिए जैसे 6 व्यक्ति चुनाव में खड़े हो गए, ठीक, 6 व्यक्ति खड़े हो गए, तो मान के चलिए एक ने 50 वोट लाया और एक ने 40 लाया, एक ने 30 लाया, एक ने 20 लाया, फिर 20 लाया, तो आपको लगेगा 50 वाला जीत जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता इनका चुनाव। इनके चुनाव में होता है एक मतों की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे कुल जितना मत पड़ा, जैसे कुल मत पड़ गया 600, ठीक, तो जो व्यक्ति 301 मत लाएगा वो जीतेगा। जो व्यक्ति 301 मत लाएगा वो जीतेगा, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आधा से एक ज्यादा मत जो लाता है वो जीत जाता है। चुनाव पद्धति आप जान गए। निर्वाचक मंडल भी आपने जाना, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं आपने ध्यान दिया, ठीक ना। आप बात करते हैं कि इनके जो चुनाव होते हैं, चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है भाई? तो उस विवाद का निपटारा दोस्तों पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग धीरे धीरे सबको कवर करते चलेंगे, भागना नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच में मैंने रखे हैं, जो लोग शुरू में भागते हैं ना वो भाग जाएं। इतनी मतलब गुणवत्ता के साथ आपको मैं समझाऊंगा और इतने डिटेल में बताऊंगा, आप लोग याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी क्लास में याद हो जाएगा। जब क्लास खत्म होगा उसके बाद देखिएगा। शपथ की बात करें कि भैया राष्ट्रपति महोदय ये किस बात की शपथ लेते हैं? तो ये शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। मुख्य रूप से इनका यही शपथ है, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। इसके अलावा और भी 4, 5, 6 लाइन जो भी है वो बोलते हैं, लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो लाइन आपको नहीं पूछता है। ये वाला पूछता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं? आप बताएंगे संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं, ठीक ना। शर्तें क्या क्या है भाई? देखिए आप लोग एक चीज देखे होंगे, शर्तें और योग्यता। हमने योग्यता कहीं मिस किया है ना, पहले योग्यता में बता देता हूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वह क्या होना चाहिए। सबसे पहले योग्यता की मैं बात कर लूं, यही मैं योग्यता रखता हूं। चलिए योग्यता हो गया। अब योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए भैया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या पूर्ण कर चुका हो, ठीक ना। 35 वर्ष की आयु पूरी या पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो या लोकसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। लोकसभा, राज्यसभा नहीं। बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन दिया था, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, या वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बहुत सारे लोग गलत किए और आंसर दिए राज्यसभा, कोई लोकसभा, तुक्का लगाए, कंफ्यूज हो गए लोग, है ना। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा होता है, राज्यसभा होगा तो वो उपराष्ट्रपति की योग्यता है। इस बात को अच्छे से ध्यान देना, आप लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये इनकी योग्यता है। अब हम लोग बात करें शर्तें। बहुत लोगों को योग्यता और शर्तें ये कंफ्यूजन होता है, हमें भी होता था बचपन में, ठीक ना, लेकिन आज के बाद आपको नहीं होगा। योग्यता जो है दोस्तों वह राष्ट्रपति बनने से पहले खोजा जाता है, ठीक ना। और शर्तें जो हैं वह राष्ट्रपति बनने के बाद आपको ये शर्तें पूरी करनी है और ये शर्तें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्या क्या कराई जाती हैं? देखिए, शर्तें में है कि आप किसी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि भैया आपको आपके कार्यकाल के जो दौरान
जो वेतन मिलता है इसमें, हाँ यहाँ एक चीज मैं आप लोग से बताना चाहूंगा, पहले इसको रोक देता हूं। या ये बताइए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान क्या उनके वेतन में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, हाँ या ना? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। आधे से ज्यादा लोग, क्या 70% लोग गलत बताएंगे, और बहुत सारे लोग YouTube पर जो शिक्षक हैं, बड़े बड़े शिक्षक को मैंने देखा है कि इसको गलत बताते हुए। क्या गलत है आप भी समझिएगा। यहां हमने देखा कि बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जब कार्यकाल में हैं तो उनके वेतन में परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन होता है दोस्तों, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होगा तो मान के चलिए कि वेतन तो उनका बढ़ेगा ही नहीं। परिवर्तन का तो ये भी मतलब हुआ ना, बढ़ना या घटना, दोनों तो परिवर्तन कहलाएगा। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि परिवर्तन ही नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वेतन नहीं बढ़ेगा उनका 5 साल। एक सिपाही की वेतन जो है वो 5 साल में कितना बढ़ जाता है, सब चीज का वेतन बढ़ता है, भत्ता वगैरह लगते रहता है, और राष्ट्रपति का वेतन नहीं बढ़ेगा। तो परिवर्तन होता है। इन जो ये लोग गलत बताए हैं, कम से कम सुधार लें, बच्चों को गलत ना बताएं। जो है वेतन बढ़ता है, आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अलाभकारी मतलब घटा नहीं सकते हैं आप वेतन। जैसे 5 लाख है, 5,08,000, तो उससे कम नहीं कर सकते हैं वेतन, ये चीज होता है, ठीक ना। बढ़ा सकते हैं तो ये भी शर्तें में ही आता है, ठीक। लाभ का पद आप धारण नहीं करेंगे, ये भी शर्त में आता है, और भी शर्तें हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पदावधि। इनकी पदावधि क्या है भैया? तो पदावधि मतलब कितने समय तक ये अपने पद पर रहेंगे, कहने का ये मतलब है। तो देखिए, यह चुनाव होने के बाद 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे सामान्यतः, अगर इन पर महाभियोग न लगाया गया तो। और अगर महाभियोग लगाया जाता है तब यह 5 वर्ष से पहले भी हट सकते हैं। और कैसे हट सकते हैं भाई? अगर इनकी मृत्यु हो जाए तब ये हट सकते हैं। पहला समझिएगा, महाभियोग से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से, इनकी मृत्यु होने से, और चौथा टर्म है यह त्यागपत्र भी देके हट सकते हैं। इन 4 परिस्थितियों में यह हट सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए शुरू से अंत तक खाली। आप मजा ना आए तो कहिएगा, और मजा आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो पदावधि भी आपने जाना। हम लोग चर्चा करते हैं अब महाभियोग के बारे में, कि भैया महाभियोग शब्द आपने बहुत सुना होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 के 1, ठीक ना, 61 के ए में है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो छोड़िए, अनुच्छेद तो छोटा मोटा हो गया। अब इसमें जो मैं बताऊंगा, जानकारी दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहली क्वेश्चन इसमें बनेगी ये कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? लोकसभा, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों, है ना? तो आप बताएंगे दोनों में से कोई भी लगा सकता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। होता क्या है? महाभियोग का प्रोसेस पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महाभियोग में होता है, जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, जैसे ये लोकसभा है, ठीक, और ये राज्यसभा है, ओके, यहां तक तो आप समझते हैं। अब दोनों सदन में से कोई भी सदन इसकी पहल कर सकती है। हम मान लेते हैं कि राज्यसभा ने इसका पहल किया, ठीक। अब ये क्या करेगा? राज्यसभा जितने सदस्य हैं उसके 1/4, जी हां, 1/4 सदस्यों से यह एक नोटिस रखेगा। उस नोटिस पर 1/4 सदस्यों के दस्तखत होंगे, और यह नोटिस महाभियोग लगाने के 14 दिन, देखिए 1/4 में से ये खींच दीजिए तो 14 बन जाएगा। 14 दिन पहले, महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा यह नोटिस, 1/4 सदस्यों का, जिस पर दस्तखत होगा। यहां एग्जामिनर आपसे फंसाता है कि महाभियोग की नोटिस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। अब बहुत सारे 1/3 मारते हैं। 1/3 क्या है उसको भी बताएंगे। नोटिस पर 1/4, ध्यान दीजिएगा, वो नोटिस 14 दिन पहले भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक। अब ये नोटिस भेज दिए 14 दिन पहले। यहां फिर से एक बार समझिए, यहां लोकसभा है, ये राज्यसभा है,
तो इन्होंने 14 दिन पहले एक नोटिस भेज दिया जिस पर 1/4 सदस्यों के दस्तखत हैं, ठीक ना। 14 दिन पहले नोटिस आ गया, इनको जानकारी हो गई। अब 14वें दिन ये क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे, उस पर अपने 1/3 सदस्यों के दस्तखत से यह भेजेंगे अगले सभा में, यानी कि लोकसभा में, क्योंकि पहल राज्यसभा ने किया था, तो यह भेजेंगे लोकसभा में। 1/3 नहीं 2/3 है, ध्यान दीजिएगा, 1/3 नहीं है, 2/3, 2/3 ही होता है, 1/3 गलती से बोल दिए हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने 2/3 कहने का मतलब विशेष बहुमत, 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह भेज देंगे लोकसभा में। अब लोकसभा इसकी जांच करेगा, लोकसभा इस महाभियोग की जांच करेगा। और महाभियोग लगाने का आधार क्या है, महाभियोग लगाने का आधार है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का पालन ठीक से ना कर पाना, इस वजह को लेकर के महाभियोग लगाया जाता है इन पर, ठीक ना। तो होता क्या है कि 2/3 से इनको भेजता है, ये जांच करेंगे उस मामले की, और ये भी अगर 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देते हैं तो महाभियोग पूरी हो जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को हटना होगा, समझ गए। 1/4 का नोटिस 14 दिन पहले, फिर 2/3 का प्रस्ताव, राज्यसभा शुरू की है तो राज्यसभा उसको भेजेगी लोकसभा में, लोकसभा वाले उसको जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर 2/3 से पारित करते हैं तो ये जो राष्ट्रपति हैं इनको हटना होगा। लेकिन इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन नहीं लेते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय भाग ले रहे थे, लेकिन यहां पर विधानसभा वाले भाग नहीं लेंगे, केवल लोकसभा और राज्यसभा वाले भाग लेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां चुनाव के समय मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों, यानी दोनों सदनों के सभी सदस्य, सीधा आंसर, दोनों सदनों के सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने महाभियोग प्रक्रिया अच्छे से समझा। इनको कुछ विशेषाधिकार होता है, जैसे विट्टो पावर होता है, या कुछ शक्तियां होती हैं, है ना, न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, सजा माफ करने वाली, ये सब होता है। अब इनके कर्तव्य हैं कुछ, भाई आपको विशेषाधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी तो है। आपका कर्तव्य क्या क्या है कि ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं, अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। एग्जामिनर आपसे फंसाएगा आपको, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। अब आप कहेंगे अच्छा तो राष्ट्रपति बताए थे, नहीं, अध्यक्षता करता है अध्यक्ष लोकसभा वाला, बुलाता है राष्ट्रपति। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित भी करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा लोकसभा भंग भी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत सत्रावसान भी करता है कौन, राष्ट्रपति। राज्यसभा का भी सत्रावसान करता है, राज्यसभा का भंग नहीं होता है राज्यसभा। और कुछ नियुक्तियां करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट की, है कि नहीं, और भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये सब काम ये करते हैं, मनोनीत करते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, 12 लोग को और 2 लोग को। मनोनीत वाला तो हालांकि अब खत्म हो गया, ठीक ना। अनुच्छेद 70 और 71 में रिजर्व रखूंगा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जो अब इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या क्या है भैया, अनुच्छेद 52 में क्या कहता है, 52 से शुरुआत होती है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लाइन पूछ देता है एग्जाम में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में है बताइए। यह अनुच्छेद 53 में है।
आप बताइए कि ये कार्यपालिका शक्ति, ये कार्यपालिका में भी पूछ देता है एग्जामिनर, इतना पूछेगा कि ये कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री। ये 5 लोग होते हैं जो कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक, अब बात करें राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत, तो राष्ट्रपति का चुनाव 54 से, अनुच्छेद 54 ध्यान रखिएगा। चुनाव का तरीका, अभी हमने तरीका के बारे में चर्चा किया था, तो चुनाव का जो तरीका है वह 55 में है, चुनाव 54 में और तरीका 55 में। ठीक, इनका कार्यकाल हमने चर्चा किया था, कार्यकाल पर 5 वर्षों का कार्यकाल होगा, तो यह कार्यकाल जो है यह 56 में है। 57 में क्या है? पुनः चुनाव के लिए अर्हता। जैसे संविधान में ये कहीं जिक्र नहीं है भारत के संविधान में कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में है कि 2 बार आप लड़ेंगे उसके बाद नहीं लड़ेंगे, यहाँ है लड़ते रहिए जब तक दम ना खत्म हो जाए, ठीक ना, जब तक इच्छा है लड़ते रहिए। तो यह 57 में है। योग्यता की हमने बात करी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता आपके 58 में है, ध्यान दीजिएगा। 60 में बात करते हैं कि इनका शपथ, शपथ में ये क्या कहते हैं? मैं सत्यनिष्ठा का पालन करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, गोपनीयता एवं पद की वो शपथ लेता हूं। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह 61 में है, बताया है मैंने आपको। अब अनुच्छेद 65 इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो इनके बदले में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं, अनुच्छेद 65 के तहत। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब, तो आपको पता है कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और ऐसा भारत में हुआ है 1969 में। कब हुआ है? 69 में। जाकिर हुसैन जी जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है पद पर। ठीक, उनकी मृत्यु पद पर रहते ही हो जाती है। तो ऐसे में उस समय बीवी गिरी जो थे वह उपराष्ट्रपति थे, तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कब? 1969 में। ठीक, लेकिन वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। और क्यों दे दिया? क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना नहीं चाह रहे थे, उनको चुनाव लड़के और राष्ट्रपति बनना था, ना कि कार्यवाहक। तो ऐसे में उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद दिया गया। इतना ही नहीं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वह कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुआ है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो बताएंगे एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इसको आपने समझा होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत इनके पास क्षमादान की शक्ति है। कितने प्रकार से ये क्षमादान कर सकते हैं दोस्तों? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एक होता है क्षमा, ठीक ना, फिर दूसरा होता है लघुकरण। क्या होता है? लघुकरण। परिहार, तीसरा होता है परिहार, फिर होता है विराम, परविलंबन, ठीक ना, परविलंबन। क्षमा में होता है क्या कि यह पूर्णतः मुक्त कर देते हैं, जो भी सजा मिले तो उससे पूर्णतः मुक्त कर देते हैं। लघुकरण में होता है कि जैसे मृत्यु दंड है तो उसको कारावास में बदल दिए। परिहार में होता है कि 10 वर्ष की सजा को 8 वर्ष कर दिए। विराम जो होता है वो विशेष परिस्थिति में, जैसे गर्भवती महिला को अगर सजा हो गया तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक देंगे, है ना। और परविलंबन ये ज़्यादातर होता है मृत्यु दंड वाले में, है ना, इसका यूज होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का सजा जो है यह वो कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, ध्यान दीजिएगा। अगला है हाँ 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग करना। जैसे राष्ट्रपति ही मुखिया होते हैं राष्ट्र के,
तो इनको सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यही चीज को लिख दिया गया है अनुच्छेद 74 में कि मंत्री परिषद जो है वह राष्ट्रपति को सहयोग करेगी। उल्टा मत समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सहयोग करेंगे, नहीं, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहयोग करेगी और परामर्श देगी। 75 में कहते हैं उसी मंत्री परिषद के सदस्यों की ये नियुक्ति करेंगे। भाई जो हमको सहयोग देगा तो हम नियुक्त करेंगे तभी ना, तो ये उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। 78 में है राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना दे, कार्यों के बारे में जानकारी दे। यह अनुच्छेद 78 में है। अब कुछ और अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 85 हमने जाना, सत्रावसान, संसद लोकसभा का विघटन जाना आपने। अनुच्छेद 111 में इनके पास 3 तरह का वीटो पावर है। 3 तरह का वीटो पावर है इनके पास, हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123 में है जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो ये अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा ये बताइए, अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि, अब बहुत सारे लोग कहेंगे 6 महीना 6 महीना 6 महीना, लेकिन जो राइट आंसर है वह 6 महीना 6 सप्ताह 6 माह। कहिएगा पगला गए हैं का, सब में उल्टी ये बता रहे हैं, ठीक ना, उल्टी नहीं बता रहा हूं बाबू, आज तक गलत पढ़ते आए हो, इसलिए 6 महीना 6 सप्ताह। देखिएगा समझिएगा, जब कहता है एक चीज पहले ये जानिए कि संसद के 2 सदनों के बीच, 2 सदन नहीं जी, 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम जो गैप होता है वह 6 महीने का हो सकता है कि नहीं। ठीक, ऐसे में कहा जाता है अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब सत्र नहीं चल रहा हो। तो मान के चलिए आज 5 तारीख तो आज 14 है 14 नवंबर, ठीक है ना, मान के चलिए आज 14 नवंबर को सदन का सत्र बंद हुआ। ठीक, 15 नवंबर को ही अध्यादेश जारी कर दिया गया और अगला सत्र जो लगेगा वो 6 महीना बाद लगेगा। 6 महीना बाद आपका कौन सा आ जाएगा महीना, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 14 मई। ठीक, कहने का मतलब है 6 महीना, मई हो या जून हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अगला जब सत्र होगा वह 14 मई को होगा। तो भाई ये 6 महीना तक तो अध्यादेश चलेगा ही चलेगा, हर हाल में चलेगा। अब अध्यादेश की कंडीशन क्या है कि दूसरा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसको अनुमोदित होना है, इस अध्यादेश को, है कि नहीं, 6 सप्ताह के भीतर। तो हो सकता है कि भाई लास्ट दिन अनुमोदित करें सब। अब जब अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम में तो जो मैक्सिमम संभावना है वही आप जोड़ेंगे ना, ये थोड़ी जोड़ेंगे कि खुलेगा उसी दिन अध्यादेश, ऐसा तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जब हमारे पास 6 हफ्ता का समय है तो 6 सप्ताह बाद हम उस पर काम करेंगे। तो अधिकतम जो अवधि है वह होगी 6 माह और 6 सप्ताह। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ भी आपको 6 महीना पढ़ा कर निकाल देते हैं। जब आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन देता है 6 महीना 6 सप्ताह और आप 6 महीने लगा के आते हैं, गलत होता है, कहते हैं धांधली हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट कैसे होगा, ऐसे तो गलत करोगे। 103 हमने बताया है कि राष्ट्रपति महोदय जो है वह सुप्रीम कोर्ट से राय सलाह लेते हैं 143 के तहत। अब 3 प्रकार के वीटो है, तो एक है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो में होता है कि अगर कोई विधेयक आपने भेजा तो इसको रखें, इसको रख लिए हैं, इसको अभी देखे नहीं है, देखेंगे भविष्य में। ठीक, भविष्य में का मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन के बाद नहीं। यह आत्यांतिक वीटो है वह राजेंद्र प्रसाद 1954 में इन्होंने यूज किया था, 1991 में वेंकट रमन ने भी यूज किया था। दूसरा है निलंबकारी वीटो। इसमें है कि आपको लौटाते हैं कि भैया एक बार देख लीजिए, पुनर्विचार कर लीजिए, कुछ ऐसा हो तो गुंजाइश, तो इसमें लौटाते हैं। और पॉकेट वीटो है, इसमें दबा लेते हैं पॉकेट में। अब इनके अनिश्चित काल के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए ये रख लिए, पॉकेट मतलब पॉकेट में रख लिए, हम देखेंगे मन होगा तब, तो इसका यूज करते हैं। इसका यूज हुआ है 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, ठीक ना। तो ऐसे करके इसका यूज हुआ है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सारे टॉपिक पर हमने चर्चा कर लिया, सारे पॉइंट्स पर चर्चा कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है राष्ट्रपति से
रिलेटेड तो कमेंट करिएगा। और देखिए इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत किया है, तो मैं आप लोगों से इतना तो जरूर आशा रखूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने ग्रुप हैं अपने जितने साथी हैं सबको शेयर करिए। इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विनती कह लीजिए कि आप लोग शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हूँ और ये मान के चलिए कि इसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन हम इसका भी ख्याल रखते हैं कि हम तैयारी किस चीज़ की करा रहे हैं, है कि नहीं। अब इसमें है डिटेल बहुत, अब बहुत ज़्यादा आप अगर हम बताने लगेंगे तो आप लोग फिर भागना शुरू कर देंगे। तो हमें इसका भी ख्याल करना होता है कि भैया जो छात्र हैं वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं। बाकी फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताया हूँ, इतनी डिटेल में बहुत कम ही लोग आपको बताते। देखिए हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे कि हम बहुत बता रहे हैं, हम भी यूट्यूब देखते हैं तो हमने भी देखा कि मतलब बताते तो हैं लोग, लेकिन छोड़ छोड़ के वैसी चीज़ों को बताना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। उसी जानकारी के लिए बच्चे 10 जगह 20 जगह अपना समय बर्बाद करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा वीडियो आप देखें राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो अब राष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारी आपके पास है और डिटेल में है। अब आप दूसरे को समझा भी सकते हैं, महाभियोग भी बता सकते हैं, चुनाव पद्धति भी बता सकते हैं, कौन भाग लेता है ये भी बता सकते हैं। बाकी अब अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।